गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइलोटम। साइलोटम एक टेरिडोफाइट प्लांट है। यह एक विश्वव्यापी वंश है। साइलोटम को जनरली विश्व खंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्गीकृत स्थिति, सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ साइलोटम। साइलोटम का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। डिवीजन साइलोफाइटा, क्लास साइलोप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेलीज, फैमिली साइलोटेशी और जीनस साइलोटम। इसके बाद में अपन देखेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेरिडोफाइट्स में मुख्य पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है और बीजाणुद्भिद पीढ़ी में साइलोटम का जो पादप है, बीजाणुद्भिद पादप शरीर लगभग 20 से 90 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो भूमिगत प्रकंद व वायवीय पर्रोह में विभेदित होता है। आप एक डायग्राम देखिए। ये साइलोटम का पादप है जिसमें दो भाग है। ज़मीन के अंदर जो भाग है वो राइजोम कहलाता है और ज़मीन के बाहर का जो भाग है वो कहलाता है वायवीय पर्रोह है। तो इस प्रकार साइलोटम का पादप 20 से 90 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो राइजोम और वायवीय पर्रोह में विभेदित होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे सबसे पहले इसकी प्रकंदकी संरचना। तो देखिए, इसका जो प्रकंद होता है वो बेलनाकार, विसर्पी और द्विभाजी शाखित होता है। यहाँ देखिए, आप प्रकंद की संरचना देख सकते हो कि इसका प्रकंद जो है वो बेलनाकार होता है। ये देखिए इसका प्रकंद है, यहाँ ये इसका प्रकंद है और प्रकंद जो होता है वो बेलनाकार, विसर्पी मतलब ज़मीन के बराबर चलता है, विसर्पी होता है और द्विभाजी शाखित। यहाँ देखिए आगे से प्रकंद जो है वो दो शाखाओं में विभाजित है। परंतु कभी कभी शीर्षस्थ क्षेत्र में क्षति के कारण अनियमित शाखन भी पाया जाता है। साधारणतः क्या होता है, इसका शीर्षस्थ भाग होता है वो दो शाखाओं में बटा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, क्षति के कारण, किसी चोट के कारण शीर्षस्थ क्षेत्र है वो अनियमित रूप से शाखित भी हो जाता है। प्रकंद पर जड़ें और पत्तियां अनुपस्थित होती है। ये जो राइजोम वाला भाग है इसके ऊपर जड़ और पत्तियां नहीं पाई जाती है, परंतु इसकी सतह पर कई लंबे भूरे रंग के मूलाभास या राइजोइड्स पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो प्रकंद या राइजोम वाला भाग है इसके ऊपर न तो जड़ है न पत्तियां हैं, लेकिन इसकी नीचे वाली सतह पर राइजोइड्स या मूलाभास पाए जाते हैं। पतली रोम या बाल के जैसी संरचनाएं आपको दिख रही है, ये वाली संरचनाएं हैं वो राइजोइड्स या मूलाभास कहलाती है। इसका जो प्रकंद वाला भाग है उसमें अंतःकोशिकीय कवक मूल भी पाया जाता है, इंट्रासेल्युलर माइकोराइजा। प्रकंद में अंतःकोशिकीय कवक मूल पाए जाते हैं और प्रकंद से कुछ शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि कर वायवीय शाखाओं में बदल जाती है। अभी अपन ने क्या देखा कि प्रकंद जो है वो द्विभाजी शाखित होता है, कई बार वो अनियमित रूप से भी शाखित हो जाता है। तो प्रकंद से जो शाखाएं निकलती है उनमें से कुछ शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करती है और वो वायवीय पर्रोह है। जैसा ये अपन वायवीय पर्रोह देख रहे हैं, वायवीय पर्रोह का निर्माण कर लेती है। तो ये था इसका राइजोइड्स या इसका प्रकंद। तो प्रकंद में अपन ने क्या देखा, इसका प्रकंद जो है वो बेलनाकार होता है, विसर्पी होता है, द्विभाजी शाखित होता है, लेकिन कई बार किसी क्षति के कारण इसमें अनियमित शाखान भी हो सकता है। इसके बाद अपन ने देखा कि राइजोइड्स के ऊपर जो प्रकंद जो होता है उसके ऊपर न तो पत्तियाँ होती है न ही जड़ें होती है, केवल इसके ऊपर महीन लंबे रोम पाए जाते हैं जिनको राइजोइड्स या मूलाभास कहा जाता है। और प्रकंद के अंदर अंतःकोशिकीय यानी इंट्रासेल्युलर माइकोराइजा भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका वायवीय पर्रोह है एरियल सूट। तो इसका वायवीय पर्रोह है वो ऊर्ध्व और हरे रंग का होता है और वायवीय पर्रोह में भी आभासी तौर पर नियमित रूप से द्विभाजी शाखन पाया जाता है और नीचे की ओर की जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे के समकोण बनाती हुई व्यवस्थित रहती है। यहाँ देखिए, इसका जो वायवीय पर्रोह है उसमें भी देखो द्विभाजी शाखन, हर शाखा है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये शाखा है वो दो शाखाओं में बटी
ये शाखा जो है वो आगे चल के 2 शाखाओं में बट गई। इसके बाद में देखो प्रत्येक शाखा है वो 2 शाखाओं में बट रही है। यहाँ वाली ये जो शाखा है यहाँ 2 शाखाएं बन रही है, यहाँ पे भी 2 शाखाएं बन रही है, यहाँ 2 शाखाएं बन रही है। तो इसका प्रकंद जो है वो भी आभासी तौर पर नियमित रूप से द्विभाजी शाखित होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें पार्श्व उपांग अथवा पर्ण। साइलोटम के वायवीय तन्ने पर अनेक छोटे सल्क समान पार्श्व उपांग पाए जाते हैं जिनको पर्ण कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे पार्श्व उपांग है इनको कहते हैं पर्ण। यहाँ देखिए छोटा सा पार्श्व उपांग दिख रहा है जिसको पार्श्व उपांग या पर्ण कहा जाता है। ये इसके एरियल ब्रांच पर, ये जो एरियल ब्रांच है इसके ऊपर भी पाए जाते हैं। और ऊपर देखिए जो द्विभाजी शाखन पाए जाते हैं उनमें भी प्रत्येक शाखन पर छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे उपांग पाए जाते हैं जिनको पर्ण कहा जाता है। ये सर्पिल अथवा अनियमित क्रम में विन्यासित रहते हैं। और पर्णों के ऊपरी भागों में पर्णों के साथ साथ त्रिपालित बीजाणुधानियाँ भी उपस्थित रहती है। पर्णों का जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पे देखिए ऊपर वाले भाग में त्रिपालित बीजाणुधानियाँ, 3 पालियों से बनी हुई बीजाणुधानियाँ भी पाई जाती है। इन बीजाणुधानियों को सबीजाणुधानियाँ या सिरेंजियम कहते हैं। और इसमें जो पत्तियाँ जो होती है उसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं कर पाती है। तो जनरली साइलोटम में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का कार्य इसकी वायवीय शाखाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि साइलोटम में जो पार्श्व उपांग है या उसकी पर्ण में देखो साइलोटम का जो वायवीय तना होता है उस पर अनेक छोटे सल्क समान पार्श्व उपांग पाए जाते हैं जिनको पर्ण कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया ये वाली जो संरचना है वो इसका पार्श्व उपांग है। और ये जो पार्श्व उपांगीय पर्ण है वो अनियमित अथवा सर्पिल क्रम में विन्यासित रहते हैं। और इसके वायवीय पर्वों के ऊपरी भाग होते हैं उसमें पर्णों के साथ साथ त्रिपालित बीजाणुधानियाँ भी पाई जाती है। इन बीजाणुधानियों को सिनेंजियम कहा जाता है। इसकी जो पर्ण या जो पार्श्वोपांग होते हैं उनके ऊपर रंध्र अनुपस्थित होते हैं। चूँकि रंध्र नहीं है तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पर्णों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं किया जाता है। तो साइलोटम में फोटोसिंथेसिस का कार्य इसकी वायवीय शाखाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। थैंक यू।